हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सिद्धार्थ मरपाल और आप देख रहे हैं JMS एकेडमी। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं की गणित का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। तो संख्या तो हम कक्षा 8-9 से पढ़ते आ रहे हैं। कक्षा 8 में पढ़ा था परिमेय संख्या या प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, यह सब पढ़ा था। कक्षा 9 में पढ़ा था संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमने पढ़ा था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज हम पढ़ते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा बेसिक जान लेते हैं कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, और आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तब हम जाकर पहुंचेंगे वास्तविक संख्या। तो प्राकृत संख्या समझने के लिए हम जैसे कहते हैं हमारे हाथ में कितने मार्कर हैं, तो आप बोलेंगे 2 मार्कर हैं। अब कितने मार्कर हैं, अब कहेंगे आप 1 मार्कर है। तो हम किसी चीज़ को गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर 1 से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, अनंत तक जाती है। ठीक, ये हो गया हमारा प्राकृत संख्या। थोड़ा हम शॉर्ट में समझने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमको वास्तविक संख्या पढ़ना है। तो थोड़ा डिटेल पढ़ने के लिए पिछली कक्षाओं का आप वीडियो देखिए, उसमें डिटेल से बताया है हमें। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब पूरा संख्या। इस चीज़ में किस चीज़ की कमी हो रही थी, जीरो की कमी हो रही थी। ठीक, तो हम इसमें सिर्फ जीरो ऐड कर दें। 1 2 3 4 5 6, और ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब समझे पूरी संख्या, जीरो भी आ गई इसमें। अब ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। जब पूर्ण संख्या हो गया तो हमको जरूरत पड़ी पूर्णांक की। तो पूर्णांक किसे कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या का प्लस वाला भाग ले लेते हैं और उसमें ऋण जोड़ देते हैं, ऋणात्मक वाला भाग जोड़ देते हैं, तो आपका क्या कहलाएगा, पूर्णांक कहलाएगा। जैसे 0 +1 +2 +3 +4 6 और डैश 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 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा ये भी। और इधर कहाँ पाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक जाएगा। ये आपका पूर्णांक होता है। ठीक, और जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, प्लस या माइनस नहीं होता है, इसलिए हमने यहाँ पर जीरो की जगह प्लस या माइनस नहीं लिखा है। ठीक, अच्छा, पूर्णांक में 2 भाग होते हैं। पूर्णांक चीज में 2 भाग होते हैं। पहला भाग होता है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक किसको बोलते हैं, जितना वाला भाग आपका धन है, प्लस वाला है, वह क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक होता है। जैसे 1 2 3 4 5। और दूसरा टॉपिक होता है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या होता है, ऋणात्मक पूर्णांक, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही कहाँ तक चलता जाएगा, अनंत तक चलता जाएगा। ठीक, ये हो गया हमारा धनात्मक और ऋणात्मक हो गया। और इसमें आते हैं आगे, कुछ हम पढ़ेंगे आगे और जाकर 11th में, और धनात्मक और ऋणात्मक, तो इसकी बात हम नहीं करते हैं। हम चलते हैं परिमेय संख्या के पर। परिमेय संख्या किसको बोलते हैं, तो हम लोग सिंपल से पढ़ते आ रहे हैं कि जो P/Q के रूप में हो, Q = नॉट 0, Q का मान 0 के बराबर न हो, उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। क्या हो, जो P/Q के रूप में हो। ठीक, P/Q के रूप में हो, Q का मान कभी भी 0 के बराबर न हो। ठीक, उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन हमको चाहिए कि P और Q है क्या, बात तो ये होती है ना, P और Q क्या है। तो जहां मान लेते हैं कि P व Q आपका पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। P और Q क्या है, आपके पूर्णांक है। ठीक, P और Q क्या है, पूर्णांक है। ऐसी परिमेय संख्या, ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, Q का मान 0 के बराबर न हो, वह संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। और जहां P और Q पूर्णांक हो, क्या हो, P और Q क्या हो, पूर्णांक हो, सॉरी, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हो, उसे हम क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे 1/2, 3/2,
पी और क्यू कोई भी रख लो, उसके बटा 1 मान लो, 2 मान लो, कोई भी दो संख्या पूर्णांक में से कोई भी उसको मान लो, उसके बटा रख लो। ठीक, जैसे 0 के बटा 1 और Q का मान कभी 1 के बटा 0 होगा। देखो P ये है और Q का मान क्या हो गया, 0 हो गया। ये पूर्णांक होगा, परिमेय संख्या होगा नहीं, यह परिमेय संख्या नहीं होगा। इसका मान अनंत आएगा। कितना आएगा, अनंत। जिसको हम देखे तो है नहीं अनंत कैसा होता है। तो P का मान कोई भी रख लो, यही आपका आएगा। ठीक, जैसे 5 बटा 2 यह हमारी परिमेय संख्या होगी। अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अपरिमेय ऐसी संख्याएं जो इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, ऐसी संख्याएं जिसको P के बटा Q के रूप में नहीं लिखे, इसको P या Q डैश C से भी प्रदर्शित करते हैं। ऐसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक, और जहां P और Q क्या है, जहां P व Q पूर्णांक है, इसके लिए भी वही सेम, इसमें होगा P बटा Q के रूप में हो और Q इक्वल टू नॉट 0, वो परिमेय संख्या कहलाएगी। इसमें अपरिमेय में परिभाषा इसकी P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, Q इक्वल टू नॉट 0, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है। तो इसका उदाहरण हम लिखेंगे तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि जितनी भी रूट में होती हैं संख्याएं जिसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, वह हमारी कैसी संख्याएं होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं। और एक आपका पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो बोलते हैं बच्चे कि पाई का मान 22/7, ये कौन सी संख्या होगी, पाई का मान 22/7, यह परिमेय संख्या होंगी। क्यों होगी, 22 के बटा 7 है, ये भी पूर्णांक है, यह भी पूर्णांक है, इस वाले पूर्णांक में आ जाएगा 22/7, उसी को बटा किया, किसी दो पूर्णांक को भाग देने पर परिमेय संख्या बनती है। तो पाई का मान, तो पाई क्यों अपरिमेय हो गया, तो हम जानते हैं कि पाई का मान कभी भी 22/7 नहीं होता है। क्या होता है, 22/7 नहीं होता, कभी भी नहीं होता है। हम इसको लगभग में मान लेते हैं कि पाई का मान जो है वह लगभग क्या है, 22/7 है, हम मानते हैं लगभग। ठीक, और परिमेय संख्या में हम एक टॉपिक छोड़ दिए, अभी बता देते हैं। परिमेय अपरिमेय समझ में आया। परिमेय अपरिमेय होने के लिए एक कंडीशन और है, एक कंडीशन आपका और है, तो हम उसको देखते हैं पहले। तो परिमेय अपरिमेय समझ में आया। अब हम देखते हैं वास्तविक संख्या, हमारा बचा हुआ संख्या क्या है, वास्तविक संख्या हमको पढ़ना है। हम वास्तविक संख्या की शुरुआत करते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती है, परिमेय हो या वह संख्या अपरिमेय हो। तो परिमेय का कंडीशन हमने देखा कि परिमेय का P के बटा Q के रूप में लिखा जा सके और Q इक्वल टू नॉट 0, और जहाँ P और Q क्या है, पूर्णांक है। अपरिमेय में क्या देखें कि P के बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक, और जहाँ P व Q क्या है, आपके पूर्णांक है। ये देखें, और कंडीशन है इसमें परिमेय होने के लिए। दूसरा कंडीशन होता है कि क्या होना चाहिए, उसका दशमलव शांत होना चाहिए। आप लोग कक्षा 9 में बहुत पढ़े होंगे शांत दशमलव, अशांत दशमलव। तो शांत होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिए शांत दशमलव समझते हैं, शांत को समझते हैं, तो उदाहरण के 7 के बटा 2 है, 7 के बटा 2 है, कोई उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं 7/2 है, तो 2 में 7 में 2 का भाग देना पड़ेगा, एक बचा दशमलव लगाए 10, ये हमारा क्या हो गया, शेषफल कितना बचा, 0। जब शेषफल 0 बचता है तो वह कैसा दशमलव होता है, कैसा संख्या होता है, शांत। कैसा होता है, शांत होता है। ठीक ना, वह कैसा होता है, शांत होता है। शांत होगा तो वह कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक, दूसरा कंडीशन हमारा है आवर्ती अशांत। नाम से ही क्या है,
आवर्ती अशांत, मतलब अशांत के नाम से क्लियर है कि मतलब शांत न हो, मतलब उसका शेषफल 0 न आए, यही होता है ना। तो एक उदाहरण हम देखते हैं, जैसे उदाहरण इधर देख लेते हैं हम, एग्जाम्पल 7/3, क्या देख लेते हैं 7/3। तो 3 में क्या देना है, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 3 त्रिके 9, फिर 1 बचेगा, फिर 3 त्रिके 9, इसका शेषफल 0 बचेगा, कभी नहीं बचेगा। ये 3 3 क्या होगा आपका, रिपीट होता जाएगा, क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। तो इसी को हम लिख देते हैं 2.3 के पावर 2.3 बार, इसको क्या लिख देते हैं, बार। बार का मतलब होता है कि यह 3 क्या हो रहा है, बार बार आता जा रहा है, और कहाँ तक आएगा, अनंत तक चलता जाएगा। कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा, ठीक ना। ये हमारा इस प्रकार का रहेगा। तो आवर्ती अशांत होगा, जब आवर्ती अशांत होगा तो कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक ना। आवर्ती अशांत होगी तो कैसी होगी, परिमेय संख्या होगी। और इसमें अपरिमेय के लिए एक आता है आपका दूसरा, ये तो P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके, P और Q कहाँ, जहाँ पर क्या है, पूर्णांक है। तो हम इसका उदाहरण बताए थे कि एग्जाम्पल कि कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5, कड़ी में 7 और डैश 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 क्या था, पाई था, यही ना। तो बहुत बच्चे बोलते हैं कि कड़ी में 2/1 क्यों नहीं लिख सकते, यह P/Q के रूप में है कि नहीं है P/Q के रूप में है, और Q = नॉट 0 है, Q = नॉट 0 है, ठीक। तो ये क्यों नहीं हो सकता परिमेय संख्या। तो अच्छा इधर सुनो, हम बताएं P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए ना। और पूर्णांक हम पिछली बार बताएं, अभी पीछे बताए हैं, पूर्णांक कैसा होता है, 0 से +1 +2 +3 +4 और -1 -2 -3 -4 डैश डैश इधर चलता रहता है। इसमें कहीं भी √2 आएगा, इस पूर्णांक वाले में कहीं भी √2 आएगा, नहीं आएगा। √3 आएगा, नहीं आएगा। तो यह तो पूर्णांक नहीं है, यह पूर्णांक है। Q = क्या है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। जब पूर्णांक है यह क्या है, और P/Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यह परिमेय संख्या होगी, नहीं होगी, जब क्योंकि यह पूर्णांक नहीं है, P वाला भाग पूर्णांक नहीं है। तो P/Q कैसे होने चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यह इस शर्त का नियम पालन नहीं कर रहा है, तो यह क्या परिमेय संख्या होगी, नहीं, यह क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय होने के लिए एक और कंडीशन है, अनावर्ती अशांत। आप लोग पढ़े होंगे अनावर्ती अशांत पिछली कक्षाओं में। अनावर्ती अशांत किसको बोलते हैं, जैसे किसी चीज में किसी का भाग दे रहे हैं और उसका ऐसे आ रहा है, भागफल क्या आ रहा है, ऐसे ही वह चलता जा रहा है, उसका मान कभी रिपीट नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, मान कभी रिपीट नहीं हो रहा है, मान क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है, वह चलता ही जा रहा है, लगातार चलता ही जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं क्या बोलेंगे हम, अपरिमेय संख्या। कक्षा 9 वाले किताब में संख्या पद्धति में कहीं सवाल ऐसे दिया था कि 1.01 001 0001 00001, ऐसे ही क्या हो रहा था, वह चलता ही जा रहा था, मान रिपीट हो रहा है नहीं। आवर्ती अशांत में क्या था, मान रिपीट हो रहा था। आवर्ती अशांत में क्या हो रहा था, मान रिपीट हो रहा था। लेकिन इसमें क्या है, मान रिपीट ही नहीं हो रहा है, मान हर बार बदल रहा है, लेकिन कहाँ तक जा रहा है, अनंत बार जा रहा है। तो इसको बोलेंगे अनावर्ती अशांत। जब कोई संख्या अनावर्ती अशांत होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्ट अपरिमेय संख्या। क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या, ठीक। एक उदाहरण और है हमारे पास, हम दिखा देते हैं। आप लोग बताइए आवर्ती अशांत होगा कि अनावर्ती अशांत होगा। तो जैसे 7 में देखो ये उदाहरण है, इसका जब हम भाग करेंगे तो देखते हैं क्या आता है, अनावर्ती अशांत आता है कि आवर्ती अशांत आता है, ठीक। 7 दूना 14, 7 बट्ठे 56, 7 पचे 35, 7 सते 49, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 2 20। अब देखो यही चीज फिर आ गया 20, फिर यहाँ तक जाएगा, यही चीज
आ गया फिर ना 20 यहाँ से शुरू हुआ था, यहीं पे फिर आकर रुक गए। फिर यह पूरा चीज़ क्या होगा, बार लगा सकते हैं, मतलब यह इतने 1 2 3 4 5 6 बार में फिर से वही चीज़ रिपीट हो रहा है। 6 बार में वही चीज़ क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। जब रिपीट हो रहा है तो आवर्ती अशांत होगा कि अनावर्ती अशांत होगा? बेशक आपका आवर्ती अशांत होगा, क्योंकि क्या हुआ, मान इसके बाद भाग देंगे, फिर 14, फिर 8 बार जाएगा, फिर 5, फिर 7 1 4, फिर ऐसे ही जाएगा, फिर 2 8 5 7 1 4 बार जाता ही रहेगा। तो यह क्या हुआ, आवर्ती अशांत। और अगर आवर्ती अशांत है तो 20 के बटा 7 कौन सी संख्या होगी? आप बोलेंगे परिमेय संख्या होगी। यही होगी कि नहीं होगी? परिमेय संख्या होगी, यही होगी ना। समझ में आया ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, अब हम चलते हैं। देखो, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक, परिमेय अपरिमेय को हम समझे तो अगले टॉपिक में हम मिलते हैं। न्यूक्लिड, अब चलते हैं अपने क्लास 10th की तरफ। न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, पहला ही हेडिंग है, इसको सिद्ध करना है। तो चलिए हम देखते हैं उसको। तो न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका समझने के लिए हमको भाग की जरूरत पड़ेगी। हम यह 4 भाग लिखे हैं, इसको देते हैं, इसको समझते हैं, फिर इसको हम समझाते हैं कि क्या है यह चीज़। देखो, भाग देंगे, 5 बार जाएगा, 35 आएगा। कितना बचा शेषफल? 3 बचा। इसमें कितना बचा? 40। इसमें कितना बचा शेषफल? 0 बचा। ठीक, इस वाले भाग में कितना शेषफल बचा? 1 बचा। ठीक, अब यह वाला भाग आप कहेंगे जाएगा। देखो, हमको भाग देना है लेकिन दशमलव में नहीं लाना है। क्या है, न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहती है कि भाग देना है लेकिन दशमलव में नहीं लाना है। दशमलव नहीं लाना है तो इसका भाग जाएगा? आप बोलेंगे नहीं जाएगा, यही ना, नहीं जाएगा। लेकिन जब हम 7 का टेबल लिखते हैं तो 7 इतना लिखते हैं, 7 में 2 का गुणा करते हैं, कितना लिखते हैं? 14। 7 में 3 का गुणा करते हैं तो 21। ऐसे लिखते हैं हम। जब ऐसे लिखते हैं तो टेबल यही होता है, मतलब पहाड़ा आपका यही होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। 7 में 0 का गुणा करेंगे, 0 यहाँ शुरू होता है। 7 सुनाई सुनना यहाँ शुरू होता है ना, 7 1 7 7 दूना 14। तो ऐसे हमारा चीज़ शुरू होता है। तो हम इसको कितनी बार भाग ले जाएं? दशमलव में तो ले नहीं जाना है, तो कैसे ले जाना है भाई? 0 बार ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 0 और 6। शेषफल कितना बचा है? 6। और हमको यहाँ पर देखना है, अब इसके आगे भाग नहीं करना, बस इसको समझना है, इसी चीज़ को समझना है। यह बहुत आसानी से आ जाएगा आपको। तो देखो, इसमें जिससे भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। और ये क्या होता है आपका? भागफल। क्या होता है? भागफल। और यह क्या होता है? शेषफल। सभी चीज़ में यही है। देखो, कभी शेषफल का मान 0 से बड़ा है तो कभी शेषफल का मान 0 से 0 है, 0 के बराबर है। लेकिन ये याद रखना, कभी भी शेषफल का मान भाजक से बड़ा नहीं रहना चाहिए। शेषफल क्या होना चाहिए? भाजक से हमेशा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। भाजक से क्या होना चाहिए? हमेशा छोटा होना चाहिए। यही चीज़ आपको ध्यान देना है। भाजक का मान शेषफल से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। भाजक का मान शेषफल से छोटा होना चाहिए। और शेषफल जो है वह 0 से अधिक आना चाहिए, 0 से कम नहीं आना, 0 के बराबर आ जाए। ठीक ना, 0 के बराबर आ जाए या 0 से अधिक आ जाए। कभी भी ऋणात्मक शेषफल ना आए, कभी भी ऋणात्मक शेषफल ना आए। भाग का यही नियम है ना कि ऋणात्मक शेषफल आपका कभी भी ना आए। तो ठीक है, तो ऐसे हैं हम करते हैं न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो बोला है 2 धनात्मक a व b पूर्णांक हैं। क्या है? 2 धनात्मक पूर्णांक। सॉरी, यहाँ पर क्या रहेगा? पूर्णांक रहेगा आपका, पूर्णांक रहेगा। क्या रहेगा? पूर्णांक। 2 धनात्मक पूर्णांक a व b दिया रहने पर, कोई पूर्णांक दे दिया है हमको, a व b दे दिया है। ठीक ना, a b क्या दे दिया हमको? पूर्णांक है। ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं q और r है। हम इसको मान ले आपका, देखो शेषफल, ये 2 पूर्णांक हो गया, 2 पूर्णांक हो गए, 7 और 38 हो गया, पूर्णांक हो गया।
और दिया रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्या क्या है क्यू, क्यू को क्या कर दिया भागफल कर दिया, क्यू को क्या कर दिया भागफल कर दिया, और आर को इसने क्या कर दिया शेषफल कर दिया। हमने यहाँ संख्या के माध्यम से समझे, यहाँ पर किसी भी पूर्णांक के लिए है, कोई भी संख्या हो, पूर्णांक का मतलब ये नहीं कि हमेशा बड़े वाले में छोटे वाले का भाग देना है, बड़े वाले में छोटे से भाग देना है, यही हुआ ना। लेकिन यहाँ पर क्या है छोटा में बड़े से भाग देना है, तो ये नहीं कोई भी पूर्णांक हो छोटा हो या बड़ा हो, किसमें इसमें यह नहीं दिया है कि नहीं बड़े वाले में छोटे से भाग देना है, इसने तो यह लिखा नहीं है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो हमें यह याद रखना है कि किसी चीज में भाग देने पर भागफल शेषफल। और इसको हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है कि नहीं होता है। आप पढ़े होंगे उत्तर की जांच कर रहे थे तो आप यही लिखते भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही लिखते थे आप, यही लिखते थे ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 38 को हम लिख सकते हैं 7 गुणे 5 प्लस शेषफल 3। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या है इक्वल है, इसको क्या लिख सकते हैं 40 बराबर 8 गुणे 5 प्लस 0, यह भी बराबर है दोनों। इसको क्या लिख सकते हैं 13 बराबर 12 गुणे 1 धन 1, 13 बराबर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 6 बराबर 7 गुणे 0 प्लस 6, सब बराबर हैं, सब क्या है आपका बराबर है कि नहीं है, बराबर है ना, बात क्लियर हुई। ठीक, अब इसमें देखते हैं ए व बी क्या है, दो धनात्मक पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है भाई, धनात्मक मतलब धन वाला चीज। तो हमको यही न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में यही भाग वाला करना है। तो न्यूक्लिड विभाजन में मतलब एक देखो हम इसको भाग के रूप में कर रहे हैं, ठीक ना, ए में बी, ठीक, भाग दे रहे हैं, कितनी बार जा रहा है भागफल क्यू बार जा रहा है, ठीक, क्यू बार जा रहा है, और शेषफल क्या बच रहा है आर, ठीक ना। और हम भाज्य बराबर जानते हैं भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है ना। तो भाजक देखो क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यही होता है हमारा शेषफल, यही चीज होता है ना। तो देखो भाजक, इसमें भाज्य क्या था बी बराबर भाजक ए गुणे क्यू प्लस आर, यही है कि नहीं है, यही हमारा है न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और आर का मान, अब आर को डिफाइन करना है कि आर है क्या, और आर का मान 0 के बराबर हो जाए या 0 से बड़ा, 0 से कम तो नहीं रहना चाहिए, और आर का मान शेषफल का मान कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए, यही ना। तो आर का मान क्या होना चाहिए, भाजक से छोटा होना चाहिए, यही है ना। आर का मान भाजक से क्या है ए का मतलब क्या है, यह भाजक है कि नहीं है, ठीक। और 0 के क्या हो बराबर हो जाए या 0 से बड़ा, 0 से देखो इसको ऐसे लिखेंगे ना, 0 के बड़ा हो जाए या बराबर हो जाए, यही चीज ना, यही चीज है हमारी न्यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। आर का मान मतलब शेषफल का मान भाजक से क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए, और भाजक का मान शेषफल से क्या होना चाहिए, मुंह खुला है ना भाजक की तरफ, तो भाजक वाला क्या होगा बड़ा होगा, ठीक ना, भाजक बराबर क्या होगा बड़ा होगा, ठीक। और इधर देखो आर की तरफ मुंह खुला है, तो मतलब आर बड़ा होगा किससे 0 से, और या 0 के बराबर होगा। ये चीज समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। तो अगली हेडिंग हम देखते हैं न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, इसमें हम पढ़ेंगे HCF। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम कुछ चैप्टर के सवाल भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सभी बोर्ड की कक्षा 10 का पूरा गणित पढ़ाएंगे हम इस पर, कक्षा 10, 9, 10, 11, 12 गणित चलेगी, फिजिक्स की भी कक्षाएँ चलेंगी आपकी, भौतिक विज्ञान की कक्षा 10 की बहुत जल्द ही अपलोड की जाएगी वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।